हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 एमसीक्यूज देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च इस टॉपिक पर। ओके, तो इस टॉपिक पर जो भी कुछ हम लोग एमसीक्यूज देखने वाले हैं वो एमसीक्यूज जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएगी। और ये सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने के बाद इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने में आपको एग्जाम में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि जेएनयू के लिए पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है 7 से 10 दिसंबर तक। और इस एंट्रेंस एग्जाम के पूरे 100 मार्क्स है। और इस एंट्रेंस एग्जाम के दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी एक कॉमन सेक्शन है जो कि सेक्शन 1 में आता है और इसके लिए 50 मार्क्स है, यानी कि 50% जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आप इसी से ही पा लेंगे। ओके, तो इसकी वजह से हम लोग कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, जिसमें हम लोग वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। हम लोग फुल सिलेबस नोट्स प्रोवाइड करते हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है और ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। तो इसी में ही आपके 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। हम लोग 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग 40 एमसीक्यूज तो इसी रिवीजन पीडीएफ से ही आते हैं। तो और ये सारी चीजें हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इस कोर्स की वजह से आप क्वालिफाइंग मार्क्स तो पा ही लोगे, पर आपको इंटरव्यू में ही बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। या फिर आप लोग इनमें से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और इस कोर्स की फी ओनली 699 रुपीज है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस कोर्स को परचेस कर लीजिए, ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे और आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम बचेगा कि आप उसके लिए प्रिपेयर कर सको। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस कोर्स का अगर डेमो देखना है तो आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना चाहिए। और उसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर ग्लोबल ऑनलाइन टाइप कर कर यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लो। देन आप लॉगिन करने के बाद आपके आपके मोबाइल पर ये विंडो खुल जाएगी। तो स्टोर सेक्शन पर जाकर आपको ऐसा कुछ विंडो मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बार पर जेएनयू ऐसा टाइप करना है। और उसको टाइप करने के बाद आपके पास जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स ऐसा कुछ आ जाएगा। और उसके बाद उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ओवरव्यू सेक्शन आ जाएगा। और इस ओवरव्यू सेक्शन में आप देख सकते हो कि इसकी ड्यूरेशन क्या है, 1 मंथ है। ओके, और यहाँ पे लिखा भी है कि पेपर 1 क्रैश कोर्स। और इस पर क्लिक करने के बाद कंटेंट में आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स नजर आएगी, देन नोट्स नजर आएंगे, मॉक टेस्ट नजर आएंगे और क्वेश्चन बैंक भी नजर आएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस डेमो लेक्चर्स को देखने के बाद आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप्स है। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का टाइप है। क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, और इसमें हम लोग जो भी कुछ फेनोमेनन है, फॉर एग्जांपल सोशल, डेमोग्राफिक और एनवायरमेंटल इश्यूज, उन सभी को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। उन सभी को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि हमें इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं हम लोग। ओके, तो हमें इधर टाइप्स दिए हैं। पहला है सर्वे स्टडीज। सर्वे स्टडीज का मतलब यह है कि स्टडीज डूइंग थ्रू द सर्वेज। सर्वेज का मतलब यह है कि क्वेश्चनेयर्स, तो हम लोग क्वेश्चनेयर्स का इस्तेमाल करके सर्वेज करवाते हैं। और उसके बाद हम लोग हमारे जो डेटा होता है उन डेटा को कलेक्ट करते हैं और आफ्टर दैट वी डू द डेटा एनालिसिस। ओके, उसके बाद है कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड है। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। और इसमें हम लोग 2 और 3 वेरिएबल्स के बीच जो भी कुछ रिलेशनशिप्स है उन रिलेशनशिप्स को हम लोग स्टडी करते हैं, राइट। रिलेशनशिप्स, ये है कोरिलेशन एनालिसिस। तीसरा है हिस्टोरिकल रिसर्च। सो एज द नेम सजेस्ट, इसमें हम लोग जो पास्ट इवेंट्स हो चुके हैं, पास्ट इवेंट्स, उसके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं। और आफ्टर डूइंग दैट स्टडी हम लोग इन स्टडीज को इंटरप्रेट करके हमारा जो प्रेजेंट है और हमारा जो फ्यूचर है, ओके, उसके बेसिस पर हम लोग बाद में उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, मतलब प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, तो पास्ट इवेंट्स का स्टडी कर कर हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर को यहाँ पे प्रेडिक्ट करते हैं।
फोर्थ है एनालिटिकल। सो एज द नेम सजेस्ट इट्स अ एनालिटिकल रिसर्च। तो जो भी कुछ थियरी है, जो भी कुछ सिचुएशन है, उन सभी सिचुएशंस को हम लोग अच्छी तरीके से एनालिसिस करके उसका रिसर्च करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल रिसर्च, राइट? सो वी डू द बेसिक थिंग दैट इज एनालिसिस। एंड द ई इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। सो एज द नेम सजेस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो मीन्स जो भी कुछ हुआ है, जो फैक्ट्स हो चुके हैं, उन फैक्ट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि हिस्टोरिकल रिसर्च को भी हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी हम लोग पास्ट इवेंट्स का स्टडी करते हैं। और इधर भी हम लोग जो भी कुछ फैक्ट्स हो चुके हैं, जो सिचुएशंस हो चुकी है, उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो इन सभी रिसर्च टाइप्स में हम लोग डिस्क्रिप्शन करते हैं। हम कोई भी सिचुएशन हो उनको अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मेथड्स से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि इनमें से सभी जो टाइप्स है वो सारी टाइप्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की है। तो स्टूडेंट्स आप ही मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑब्वियसली द आंसर इज 1। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं और यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है द मेन थीम ऑफ को रिलेशनल रिसर्च इज टू आसर्टन इफ देयर इज अ रिलेशनशिप। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि को रिलेशन रिसर्च में हम लोग 2 और 3 वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन है, उन रिलेशनशिप्स को हम लोग स्टडी करते हैं, राइट? ओके, सो इसका मतलब ये है कि कोरिलेशनल रिसर्च हम तभी करवाते हैं जब भी हमें ये पता लगाना है कि वेदर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और 3 वेरिएबल्स। मतलब हम लोग आसर्टन करते हैं कि वहाँ पे रिलेशनशिप है या नहीं। दूसरा स्टेटमेंट है द मेन थीम ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज टू एक्सप्लेन व्हाई द रिलेशनशिप इज फॉर्म्ड। सो एज द नेम सजेस्ट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, तो इस रिसर्च में हम लोग सिस्टमैटिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई इवेंट्स कैसा है, और या फिर कोई बिहेवियर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, और कोई भी सिचुएशन है तो उन सिचुएशन के बारे में हम लोग पता लगाते हैं कि ये सिस्टमैटिकली होता क्यों है। तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को और किसी भी इशू को, और हम लोग उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि वो एग्जिस्ट क्यों होता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी हमारे रिसर्च में वेरिएबल्स है तो उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप फॉर्म क्यों होता है। इसके लिए अगर हमें कुछ भी पता लगाना हो तब भी हम लोग एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये दोनों भी जो स्टेटमेंट्स है, ये दोनों भी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, राइट? सो स्टूडेंट्स आप ही बताओ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज 1। बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। नाउ स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि विच स्टडी अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब सिस्टमैटिकली अ सिचुएशन, प्रॉब्लम, phenomenon, service or program, or provides information about say the living conditions of a community or describes attitudes towards an issue। ओके, तो हमें ऑप्शंस दिए हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। जैसे कि हमने देखा डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम लोग एग्जैक्टली डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी सिचुएशन कैसी हो, कोई भी प्रॉब्लम कैसा है, कोई भी फेनोमेनन हो चुका है, या फिर सर्विस या कोई भी प्रोग्राम हो, उसके ऊपर हम लोग डिस्क्रिप्टिवली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी। दूसरा है कोरिलेशनल स्टडी। तो कोरिलेशनल स्टडी में हम लोग 2 और 3 वेरिएबल्स के बीच कोई भी रिलेशनशिप हो तो उस रिलेशनशिप्स पर हम लोग स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं कोरिलेशनल स्टडी। तीसरा है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम लोग व्हाई द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और 3 वेरिएबल्स एग्जिस्ट, इसका हम लोग पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, राइट? और फोर्थ इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सो एज द नेम सजेस्ट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अब हम तब भी करते हैं जब हमें रिसर्च के बारे में कंप्लीटली कुछ पता ना हो। वी डोंट नो वी डोंट नो अबाउट द रिसर्च एट ऑल। ओके, तो इसमें हम लोग थियरी को जनरलाइज करते हैं, हाइपोथेसिस को हम लोग यहाँ पे फॉर्मुलेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो स्टूडेंट्स आप ही अब मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बिकॉज यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि डिस्क्राइब, राइट? तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टडी में ही हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, इन तीनों रिसर्च में हम लोग डिस्क्राइब नहीं करते।
आई नो कि एक कोरिलेशनल स्टडी में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि अगर कोई भी रिलेशनशिप हो टू और थ्री वेरिएबल्स में तो हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, बट एग्जैक्टली डिस्क्रिप्टिव स्टडी की ये डेफिनेशन है, राइट? टू डिस्क्राइब सिस्टमैटिकली अ सिचुएशन, प्रॉब्लम, phenomenon, सर्विस और प्रोग्राम, एंड also provides information about the living conditions of a community. Okay, so that's why the correct answer is one, descriptive study. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछा है कि विच रिसर्च अटेम्प्ट्स टू क्लैरिफाई व्हाई एंड हाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन और फेनोमेनन। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा रिसर्च ऐसा है जिसमें हम लोग क्लैरिफाई करते हैं कि व्हाई एंड हाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ओके, सो पहला ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। जैसे कि हमने देखा, डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम लोग एग्जैक्टली डिस्क्राइब करते हैं कोई भी सिचुएशन को या फिर कोई भी फेनोमेनन को, सिचुएशन और फेनोमेनन और कोई भी कॉन्सेप्ट को या फिर कोई भी इवेंट को हम लोग अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्टिव स्टडी में डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा है कोरिलेशनल स्टडी। कोरिलेशनल स्टडी में हम लोग स्टडी करते हैं कि अगर कोई भी टू और मोर वेरिएबल्स के बीच कोई भी रिलेशनशिप है या नहीं, रिलेशनशिप है या नहीं। और इसको हम लोग नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कोई भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करते रिसर्च करते वक्त। तीसरा है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एज द नेम सजेस्ट, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई भी रिलेशनशिप हो टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में तो वो क्यों है, व्हाई एंड हाउ देयर इज रिलेशनशिप, देयर इज relationship between two or more variables. Okay, and the last one is exploratory research. As the name suggests, exploratory research में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, इसलिए इस रिसर्च को हम लोग beginning में ही करवाते हैं और इसमें हम लोग हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, और हम लोग थियरी को जनरलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ही मुझे बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली पूछा है कि टू क्लैरिफाई व्हाई एंड हाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सिचुएशन और फेनोमेनन, यानी कि टू और मोर वेरिएबल्स, राइट? सो करेक्ट आंसर इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि द कंक्लूजन्स और फाइंडिंग्स ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च कैनॉट बी जनरलाइज टू अदर सिचुएशंस। तो इनमें से कौन सा रिसर्च ऐसा है जिनके कंक्लूजन्स और फाइंडिंग्स को हम लोग यूज नहीं कर सकते फॉर द जनरलाइजेशन टू द अदर सिचुएशंस। तो पहला ऑप्शन है कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च। तो जैसे कि यहाँ पे नेम है कंपैरेटिव रिसर्च, तो इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं सिचुएशंस को या फिर कॉन्सेप्ट्स को या फिर किसी भी फेनोमेनन को, और कंपेयर करवा के ही हम लोग एक रिसर्च को दूसरे रिसर्च पर हम लोग जनरलाइजेशन करते हैं। मतलब अगर कोई भी एक सिचुएशन हो, उसके जो कंक्लूजन हो उसके कंक्लूजन पर हम लोग जनरलाइज करके अदर सिचुएशन को जनरलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं है कि जनरलाइजेशन नहीं करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे जनरलाइजेशन नहीं करेंगे तो इसका मतलब कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च नहीं होगा, हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये तो एलिमिनेट हो गया। दूसरा है हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में जो भी कुछ पास्ट इवेंट्स है, उन पास्ट इवेंट्स को हम लोग स्टडी करते हैं और उसके ऊपर हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में कोई भी पास्ट इवेंट हो गया है तो उसका, और यूएस में अगर कोई भी पास्ट इवेंट हो गया है तो उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज अगर कोई भी पास्ट इवेंट हो चुका है तो वो वैसा ही है, उस पर हम लोग कोई भी अदर सिचुएशन को लेकर जनरलाइज नहीं करते हैं। ओके, सो इसका मतलब ये है कि इस टाइप ऑफ रिसर्च में कोई भी हमारा जो कंक्लूजन हो या फिर फाइंडिंग हो उसको हम लोग दूसरे सिचुएशन पर जनरलाइज नहीं करते। सो यानी कि ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तीसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसे कि हमें पता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कोई भी सिचुएशन हो या फिर इवेंट हो। तो अगर कोई भी अदर सिचुएशन हो तो हम दोनों ही भी सिचुएशन को लेकर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप निकाल कर उस पर जनरलाइजेशन कर सकते हैं इन द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि ये भी एलिमिनेट हो गया। फोर्थ है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग विद इन अ कंट्रोल्ड
कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं और अगर हमने कोई भी मेथड किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में यूज की हो तो उस मेथड को हम दूसरे किसी भी एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कोई भी फाइंडिंग हो तो उस फाइंडिंग को हम लोग किसी भी अदर सिचुएशन पर जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज टू, दैट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। यहाँ पे हमें हिस्टोरिकल रिसर्च के जो स्टेप्स है उन स्टेप्स को हमें राइट ऑर्डर में लगाना है। तो जब भी हम लोग कोई भी रिसर्च करते हैं तो सभी रिसर्च के कॉमन स्टेप्स होते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है कि हमें हमारे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उसको आइसोलेट करना है, मतलब टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट द प्रॉब्लम। दूसरा ये है कि हमें डेटा कलेक्ट करना होता है। अगर हमें कोई भी रिसर्च करवाते हैं करते हैं तब हमें रिसोर्सेस चाहिए होते हैं। तो हमें यहाँ पे हमारे जो सोर्स होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं रिसर्च के, उन रिसोर्सेस को हमें कलेक्ट करना है। तीसरा ये होता है कि जो भी कुछ डेटा हम कलेक्ट करते हैं उन सभी डेटा को हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है कि वेदर वो अच्छे हैं या मतलब हमारे रिसर्च के लिए वो एथिकल है या नहीं। तो इसके लिए हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है, इवैल्यूएट द सोर्सेस। देन फोर्थ स्टेप इज दैट कि इसके ऊपर हमें हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना पड़ता है, मतलब हमें प्रेडिक्शंस को फॉर्मुलेट करना पड़ता है कि वेदर हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है। तो अगर हम लोग हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं तब भी हम लोग हमारे रिसर्च के जो सोल्यूशन होते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है उसके सोल्यूशंस ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये हमें पता लगता है आफ्टर डिफाइनिंग द हाइपोथेसिस। और फिफ्थ स्टेप ये होती है कि हमें हमारे जो हाइपोथेसिस है उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करके हमें हमारे रिजल्ट्स को इंटरप्रेट द रिजल्ट्स इंटरप्रेट द रिजल्ट्स एंड उसके बाद हमें रिपोर्टिंग करना पड़ता है। तो ये सारे कॉमन स्टेप्स होते हैं किसी भी रिसर्च के, तो अगर वो हिस्टोरिकल हो या फिर दूसरा किसी भी रिसर्च हो। तो अब आप ही मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऑब्वियसली द आंसर इज थ्री, बिकॉज एज इट इज वन, आइसोलेट द रिसर्च प्रॉब्लम। दूसरा है कलेक्ट सोर्स मटेरियल्स। तीसरा है इवेल्युएट सोर्स मटेरियल। फोर्थ है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस एंड फिफ्थ है रिपोर्ट एंड इंटरप्रेट फाइंडिंग्स। सो एज इट इज 1 to 5 ऑर्डरली सीक्वेंसेस है यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा है कि कोई भी हिस्टोरियन अगर कोई भी ब्रॉड कंक्लूजन पर आता है आफ्टर डूइंग हिज वर्क तो हम उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है थियरी। जब भी हम लोग कोई भी रिसर्च करते हैं तो वो पूरा रिसर्च करने के बाद हम लोग उसे डिस्क्रिप्टिवली मेंशन करते हैं किसी भी पेपर पर, तो उसको हम कहते हैं थियरी, मतलब डिस्क्रिप्टिव एक्टिविटी ऑफ द रिसर्च। जो भी कुछ किया है रिसर्च में वो सारा का सारा हम डिस्क्रिप्टिवली इन द वर्डिंग फॉर्मेट हम लोग किसी भी पेपर पर लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं थियरी। तो थियरी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी हिस्टोरियन ब्रॉड कंक्लूजन पर आए और आफ्टर डूइंग हिज वर्क, तो इसको हम थियरी नहीं कहते, तो ये वैसे भी एलिमिनेट हो गया। दूसरा है जनरलाइजेशंस। जनरलाइजेशंस का मतलब ये है कि प्रेडिक्शंस। अगर कोई भी रिसर्च हम लोग करते हैं तो उस रिसर्च के सॉल्यूशंस का क्या प्रेडिक्शंस है, मतलब हम जो भी थॉट्स कर रहे हैं, जो भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो सही है या गलत है, वो है हमारे जनरलाइजेशंस। तो अगर कोई भी हिस्टोरियन ब्रॉड कंक्लूजन पर आता है आफ्टर डूइंग हिज वर्क तो हम उसे प्रेडिक्शंस कहते हैं, मतलब जनरलाइजेशंस। तो ये इसका सही आंसर है। तीसरा है कंक्लूजन। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन जनरलाइजेशंस एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी कि ये एक सेकेंड लास्ट पार्ट है हमारे रिसर्च का। जब भी हम लोग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग करने के बाद हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं और बाद में एट द लास्ट हम लोग कंक्लूजन पर आते हैं। तो ये तो एक कंक्लूजन पार्ट, ये एक हमारे रिसर्च रिजल्ट का पार्ट है। ओके, तो अगर कोई भी हिस्टोरियन ब्रॉड कंक्लूजन पर आता है आफ्टर डूइंग हिज वर्क तो उसको हम लोग कंक्लूजन नहीं कहते, उसको हम जनरलाइजेशंस कहते हैं। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। फोर्थ इज फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब ये एक फॉर्मूला है, या ये एक हम लोग इसको यूज करते हैं
कोई भी हमें प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन अगर हमें ढूँढ निकालना हो, तो हम लोग फ़ॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ये एक रिसर्च मेथड का पार्ट है। ओके? तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज़ 2। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ब्लैंक स्पेस दिया है और यहाँ पे हमें उस ब्लैंक स्पेस पर भरना है। तो क्या है ये सेंटेंस? द ग्रुप दैट डज नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशन इज द। तो इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट रिसीव नहीं करता है? जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो हम लोग उसमें डिफरेंट ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ये एक ऐसा ग्रुप है, ओके, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग इस ग्रुप पर यूज करते हैं। मतलब इस ग्रुप के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उन पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। और दूसरा जो ग्रुप होता है वो होता है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन पर हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते। ओके? सो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। पहला है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो जैसे कि हमने देखा, ये ट्रीटमेंट रिसीव करते हैं। तो ये तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया बिकॉज यहाँ पे पूछा है कि डज नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशन। दूसरा है कंट्रोल ग्रुप। जैसे कि हमने देखा, कंट्रोल ग्रुप कोई भी ट्रीटमेंट रिसीव नहीं करता है, वो एज इट इज रहता है। तो यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज इट डज नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशन विद इन द ग्रुप। तीसरा है ट्रीटमेंट ग्रुप। सो एज द नेम सजेस्ट, इस ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट्स है वो स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट है, उन ट्रीटमेंट को वो लोग रिसीव करते हैं। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड द फोर्थ इज इंडिपेंडेंट ग्रुप। इंडिपेंडेंट ग्रुप मतलब ऐसा कोई भी ग्रुप जो किसी पर भी डिपेंड नहीं है। ओके? सो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज 2, दैट इज कंट्रोल ग्रुप। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछा है कि द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग नहीं करते? तो पहला ऑप्शन है कंट्रोलिंग। जैसे कि हमने देखा, एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होता है उसमें हम लोग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इसमें हम लोग दो ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा होता है कि कंट्रोल ग्रुप। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ट्रीटमेंट रिसीव करते हैं, और दूसरा जो ग्रुप होता है कंट्रोल ग्रुप, वो कोई भी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट रिसीव नहीं करते। यानी कि हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और उसी एनवायरनमेंट में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि उस रिसर्च के लिए वो एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे कंट्रोलिंग प्रोसेस है। सो ये तो एलिमिनेट हो गया बिकॉज यहाँ पे पूछा है कि द प्रोसेस विच इज नॉट नीडेड, राइट? दूसरा है ऑब्जर्वेशन। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें जो भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में जो भी कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको देखने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं तो हम लोग हमारे कंक्लूजन पर नहीं आते हैं। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्जर्वेशन ये एक इसका प्रोसेस है। सो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तीसरा है रेफरेंस कलेक्शन। अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना चाहते हैं तो हमें पहले तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। दूसरी होती है कि ऑब्जर्वेशन, जैसे कि हमने देखा। तीसरा होता है कि वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल्स ही नहीं होंगे तो हम रिसर्च ही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अगर हम एक्सपेरिमेंट करते तो हमें रेफरेंस हो या ना हो, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी कि हमें रेफरेंस कलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ओके, हमारे पास अगर ऑब्जर्वेशन हो, वेरिएबल्स हो, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो, तो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं। यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जहाँ पे हम लोग रेफरेंस कलेक्ट करते हैं। एंड द फोर्थ इज मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन। मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल्स। ओके? और अगर हम लोग ऐसे ही वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, तब भी हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग
इनडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं और इसका जो इफेक्ट है आफ्टर डूइंग मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर क्या होता है ये देखते हैं। और कभी कभी हम लोग ये चीजें बार बार करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का प्रोसेस है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज रेफरेंस कलेक्शन। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा रिसर्च ऐसा है जिसमें मैनिपुलेशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो पहला ऑप्शन है हिस्टोरिकल रिसर्च, दूसरा है फंडामेंटल रिसर्च, तीसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड द लास्ट ऑप्शन इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखा होगा तो आप मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जैसे कि हमने देखा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट होता है उसका हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। राइट, तो मैनिपुलेशन ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और अगर हम लोग मैनिपुलेशन नहीं करते हैं तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं कर सकते। और बाकी के ऑप्शंस में, फॉर एग्जांपल इन हिस्टोरिकल रिसर्च, तो यहाँ पे हम लोग पास्ट इवेंट्स को स्टडी करते हैं और उसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या आएगा वो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। राइट, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज जो भी पास्ट इवेंट्स है वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। राइट, तो ये तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया। दूसरा है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च यानी कि बेसिक रिसर्च। तो इसमें हम लोग जो भी कुछ थियरी है, उस थियरी को हम लोग पढ़ के उसको हम लोग हाइपोथेसाइज करते हैं, मतलब हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। जो भी कुछ चीजें हैं वो यहाँ पे फंडामेंटली होती है, मतलब बेसिकली होती है। तो ये भी वैसे भी एलिमिनेट हो गया। एंड तीसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी कि डिस्क्राइबिंग एनी सिचुएशन और इवेंट। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं, तो यहाँ पे भी मैनिपुलेशन का कोई भी सवाल नहीं उठता है। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज इस हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।